स्वागत है दर्शकों हमारे YouTube चैनल दिशा पे। आज हम साइंस के दो महत्वपूर्ण टॉपिक विसरण और वाष्पीकरण देख रहे होंगे आप। विसरण डिफ्यूजन और वाष्पीकरण वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन, इस पर चर्चा करेंगे। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को समझना भी जरूरी है। ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है। देखिए, सबसे पहले हम विसरण की चर्चा करते हैं। डिफ्यूजन, विसरण है क्या? दो भिन्न पदार्थों के स्वतः मिलने की क्रिया को कहते हैं हम विसरण। दो भिन्न पदार्थ, जैसे मान लीजिए कि आप शरबत ही बनाते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं और फिर पानी, वो आपस में मिलते हैं, ये विसरण है। जैसे गर्म खाना है, उसकी महक हमारे तक पहुंचती है, सुगंध जो है ये विसरण के माध्यम से हमारे तक पहुंचता है, ये विसरण की प्रक्रिया है। देखिए लिखा हुआ भी है, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। वातावरण में कई ऐसी घटनाएं होती है जिनमें विसरण का अहम रोल होता है, ये विसरण की गतिविधि होती है। सबसे पहले आप देखिए पदार्थ, इसकी भी चर्चा होनी जरूरी है। पदार्थ क्या है? वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसको पदार्थ कहा गया है। इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसको पदार्थ कहा गया है। चाहे वो मिट्टी हो, जल हो, वायु हो, भोजन हो, टेबल हो, कुर्सी हो, कुछ भी हो, सारे पदार्थ से बने हुए हैं और सारे पदार्थ है। चाहे वो जल की एक छोटी बूंद हो, उसमें भी पदार्थ के कण होते हैं, या फिर बालू का एक छोटा सा कण हो। अब देखिए, पदार्थ के तीन मौलिक गुण होते हैं, एकदम महत्वपूर्ण। पदार्थ के ये तीन मौलिक गुण होते हैं। हर पदार्थ के कणों के बीच जो है, पदार्थ के कणों रिक्त स्थान होता है, और यदि रिक्त स्थान ना हो तो विसरण की क्रिया नहीं होगी। मिलना कैसे होगा? जहां जगह रहेगा वहीं ना मिला जाएगा। यदि अगर रिक्त स्थान ना हो इन दोनों के बीच में, तो फिर दूसरे पदार्थ के जो कण है वो आके कैसे मिलेंगे? देख रहे हैं आप, ये मान लीजिए जो कण है इसके बीच रिक्त स्थान, फिर तीसरा कोई कण आया यहां मिला, यानी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण का गुण होता है। ये तीन मौलिक गुण हैं, रिक्त स्थान, निरंतर गतिशीलता और आकर्षण का गुण। यदि आकर्षण का गुण ना हो तो विसरण की क्रिया होगी क्या? वो मिलेंगे क्या? प्रतिकर्षण हो तो मिलेंगे नहीं। आकर्षण का गुण होता है। पदार्थ के ये तीन महत्वपूर्ण गुण हैं, मौलिक गुण हैं, रिक्त स्थान, गतिशीलता और आकर्षण। अब देखिए, विसरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी विसरण किस पर निर्भर करता है। सबसे पहला हम तापमान लेते हैं। तापमान जो ही बढ़ेगा विसरण की क्रिया तेज हो जाएगी, और यही वजह है कि ठंडा खाना का महक आपके नाक तक नहीं पहुंचता, आप उसको, उसकी सुगंध देर से पहुंचती है या फिर नहीं पहुंचती है। लेकिन गर्म खाना या जली हुई अगरबत्ती, धूप जो भी है, उसका महक आपके नाक तक तुरंत पहुंचता है। क्यों? तापमान के कारण। देखिए, तापमान जो ही ज्यादा होगा, या मान लीजिए साधारण लेते हैं, हम खाने का लेते हैं, गर्म खाना है तो जो ही गर्म है तो उस खाने के अंतर्गत जो कण है, जो पार्टिकल जो कण है, उन कणों के बीच की ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तापमान बढ़ने से उनके कण की गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जो ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी उसकी महक हमारे नाक तक तुरंत पहुंच जाएगा। इसीलिए गर्म खाने की महक हम लोग तुरंत जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। अगरबत्ती का गंध या इत्र का गंध जो भी हो, हमारे नाक तक तुरंत पहुंचता है और उसकी सुगंध को हम पहचान लेते हैं। यही तापमान जो बढ़ेगा, यानी विसरण जो है तापमान के समानुपाती होता है। तापमान बढ़ेगा, विसरण की क्रिया बढ़ जाएगी। अब घनत्व लेते हैं। विसरण की क्रिया घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ये जस्ट उसका उल्टा होता है। यदि घनत्व बढ़ेगा विसरण की क्रिया कम हो जाएगी। घनत्व जो ही बढ़ेगा विसरण की क्रिया कम हो जाएगी, यानी विसरण का उल्टा रिलेशन घनत्व के साथ होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये समानुपाती, तापमान के समानुपाती और घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती। दो विभिन्न पदार्थ के कणों के स्वतः मिलने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है, जो तापमान के समानुपाती और घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब घनत्व का भी छोटा मोटा चर्चा कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया जाए।
बराबर घनत्व, घनत्व की चर्चा होती रहती है। घनत्व जो होता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन होता है। देखिए यहाँ घनत्व जो होता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मात्रक ले लीजिए, द्रव्यमान का मात्रक केजी, और आयतन यानी आयतन भी सिंपली सा लीजिए, आयतन मतलब जगह घेरने का वो गुण, स्थान घेरने का गुण, वो आयतन होता है। तो आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब 1 घन मीटर, यानी घनत्व का मात्रक हो गया केजी m पावर माइनस। ये घनत्व का मात्रक हो गया। अब देखिए घनत्व पर भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। घनत्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, द्रव्यमान के समानुपाती और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी यदि आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ा तो घनत्व कम हो जाएगा, उल्टा रिलेशन। आयतन जो ही बढ़ा तो घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। और आयतन का मात्रक मीटर की हो, द्रव्यमान का मात्रक केजी, इसलिए घनत्व का मात्रक केजी मीटर पावर माइनस 3। घनत्व बराबर द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। चलिए हम लोग विसरण तो पूरा देख लिए। विसरण के उदाहरण आप देख ही लिए। प्रश्न ये कभी कभी देखा गया है कि जलेबी अगरबत्ती की महक हमारे तेजी से क्यों पहुंचती है, या गर्म खाना का गंध जो है हमारे नाक तक तुरंत क्यों पहुंचता है, या उसकी सुगंध जो है हमारे तक तुरंत पहुंच जाती है, जबकि ठंडा खाना का ऐसा नहीं होता है। विसरण के कारण होता है। चूंकि गर्म खाना जो होता है उसका तापमान ज्यादा होता है, उसके कण की गति ऊर्जा ज्यादा होगी, वो हमारे नाक तक जल्दी पहुंच जाएगा। अच्छा एक चीज और, इससे एक प्रश्न ये भी रहते हैं कि गर्म खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है। हालांकि वहां विसरण का कोई रोल नहीं है, या रोल ले भी सकते हैं, क्योंकि विसरण गर्म खाना है तो गंध उसका अच्छा लगेगा है, स्वादिष्ट लगेगा है। लेकिन मेन कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव, वो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन छोटा सा यहां जान लें, गर्म खाना जो होता है, गर्म भोजन, उसके पृष्ठ तनाव कम होता है। इन तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम होता है, वहां उल्टा रिलेशन है। जबकि विसरण के साथ सीधा रिलेशन है, तापमान बढ़ेगा तो विसरण ज्यादा होगा, लेकिन पृष्ठ तनाव तापमान बढ़ने से कम हो जाएगा। अब गर्म खाना है या गर्म सूप है, उसको हम जब लेते हैं तो पृष्ठ तनाव चूंकि उसका कम होता है तो जीभ के ऊपर पूरी तरह वो फैल जाता है, इससे हमको स्वादिष्ट लगता है। वहां पृष्ठ तनाव का रोल है, लेकिन महक उसकी गंध पहुंचती है तेजी से, वो विसरण का रोल है, वहां विसरण की गतिविधि होती है वहां पे। चलिए हमारा ये पार्ट खत्म हुआ। अगले पार्ट पे जाते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। इसको देखिए, वाष्पीकरण एक दैनिक घटना है, हम लोग दिन ब दिन डेली देखते हैं इसको। जैसे कपड़ा सुखाते हैं हम लोग, जल का वाष्प बन के निकल जाना, कपड़ा सूख जाना। किसी गड्ढे में वर्षा का पानी लगा हुआ है, जब गर्मी आएगा तो देखिएगा पानी सूख जाएगा, ये वाष्पीकरण है। ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। कई उदाहरण हम लोग को दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। तो वाष्पीकरण जो है एक तरह से सिंपली मान लीजिए कि पानी का भाप बन के उड़ जाना, लेकिन एक उसमें महत्वपूर्ण शर्त है कि वाष्पीकरण जो होगा क्वथनांक से कम तापमान पर होगा। ये याद रखिएगा, क्वथनांक से कम तापमान पर होगा वाष्पीकरण की क्रिया। वाष्पीकरण को सीधा चित्र के द्वारा दिखाया गया। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि एक बर्तन है, इसमें पानी रखा हुआ है। इसके जो द्रव का जो सतह होगा, यहाँ पर जो स्थित कण होंगे, पदार्थ है, यहाँ पर जो स्थित कण होगा, वाष्पीकरण कैसे होता है देखिए, तापमान इसका बढ़ा, यहाँ पर जो सतह पर जो उपस्थित कण है इस द्रव का, उसके तापमान में वृद्धि होने से उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इस कण की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा जो ही बढ़ेगी तो कण के बीच का आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये सतह पर जो कण है, तापमान बढ़ा, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ी, और जो गतिज ऊर्जा बढ़ी तो इस कण के बीच की जो आकर्षण, इस कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो कमजोर होगा, और जो ही आकर्षण बल कमजोर होगा तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र होना शुरू हो जाएंगे, स्वतंत्र होना शुरू होंगे और भाप बन के ऊपर चले जाएंगे। यही है वाष्पीकरण। यहां भी तापमान का महत्वपूर्ण रोल है, विसरण की तरह समानुपाती रिलेशन। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अब देखिए क्वथनांक। क्वथनांक क्या है भी जान लें आप। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। यहाँ वायुमंडलीय दाब की चर्चा की है, ये अनिवार्य शर्त है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह क्वथनांक है। अब मान लीजिए कि क्वथनांक जैसे हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है या 373 केल्विन है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है। क्यों? देखिए यहाँ पे सेल्सियस पैमाना जो है, स्वीडन के वैज्ञानिक थे
जिनका नाम ही सेल्सियस था, उन्हीं के नाम पे ये पैमाना का नाम सेल्सियस रखा गया है। सेल्सियस पैमाना में होता है हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस, यानी बीच में 100 बिंदु होते हैं, 100 बराबर भागों में इसको बांटा जाता है, बीच की दूरी को 100 भागों में विभाजित किया जाता है। इसी तरह केल्विन पैमाना पे हिमांक बिंदु होता है 273 केल्विन और भाप बिंदु होता है 373 केल्विन। यहां भी बीच की दूरी 100 भागों में बटी हुई होती है, लेकिन चूंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 273 होता है तो 0 डिग्री अगर सेल्सियस है, अगर हम केल्विन में जाएंगे 273 जोड़ना पड़ेगा हमको। अगर आप केल्विन से सेल्सियस की तरफ आएंगे 273 घटा देंगे उसमें। इसको भी समझ गए होंगे आप। अब आइए, वाष्पीकरण किस पर डिपेंड करता है, इसको प्रभावित कौन कौन चीज करता है, ये प्रश्न आते हैं, ध्यान से इसको देखना है। वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाएगी जब क्षेत्रफल बढ़ेगा। वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाएगी जब तापमान बढ़ेगा। वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाएगी जब वायु की गति बढ़ेगी। लेकिन वाष्पीकरण की क्रिया तब तेज नहीं होगी जब आर्द्रता बढ़ जाएगी। आर्द्रता के साथ एक मात्र उल्टा रिलेशन होता है। आर्द्रता यदि आप बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की क्रिया कम हो जाएगी। आर्द्रता को नॉर्मली हम जान लेते हैं, इसे वातावरण में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जितना जो जलवाष्प उपस्थित है उसको आर्द्रता कहा जाता है। तो सिंपली वाली, अगर वायु में पहले से जलवाष्प उपस्थित है यानी आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण तो वायुमंडल में जलवाष्प के जाने की प्रक्रिया है, भाप के जाने की प्रक्रिया। और यदि वहां पर वायुमंडल में पहले से जलवाष्प है यानी पहले से आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण की क्रिया कम हो जाएगी, उल्टा रिलेशन। लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाइए ये तेज हो जाएगा, तापमान बढ़ाइए ये ज्यादा तेज हो जाएगा, वायु की गति बढ़ाइए ये तेज हो जाएगा वाष्पीकरण की क्रिया। अब आते हैं हम वाष्पीकरण से जुड़े हुए हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं उससे जुड़े हुए हम उदाहरण बताते हैं आपको। देखिए, पहला उदाहरण है घड़ा का जल ठंडा क्यों होता है, ये प्रश्न भी आते हैं। इसको सिंपली समझना है वाष्पीकरण की क्रिया से। मान लीजिए कि ये घड़ा है, ये आपका घड़ा है, इसके अंदर पानी है, गर्मी का मौसम है। अब देखिए बाहर गर्मी है, यहां वातावरण गर्म है। अब चूंकि मिट्टी का घड़ा है तो इसमें रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, इससे अंदर का पानी रिश्ता है, यहां पानी की बूंदें बाहर आ गई इसके इर्द गिर्द। अब यहां वाष्पीकरण की क्रिया होगी। वाष्पीकरण की क्रिया के लिए हम जानते हैं तापमान आवश्यक है, गर्मी आवश्यक है। अब इस जो जल इस घड़े के रंध्र से बाहर आया रिस के, ये वाष्प बन के वातावरण में जाएगा। अब इसको वातावरण में जाने के लिए वाष्पित होना होगा। वाष्पित ये तभी होगा जब ये वातावरण की गर्मी को कैच करेगा, अपने अंदर लेगा, और अंदर की गर्मी को अपने अंदर लेगा। अंदर की गर्मी को भी लेगा और बाहर की गर्मी को भी लेगा। अंदर की गर्मी को लेगा तो अंदर का जल ठंडा हो जाएगा क्योंकि उससे गर्मी बाहर निकल गई, अंदर का जल ठंडा हुआ। अब बाहर की गर्मी लिया तो बाहर का चारों तरफ वातावरण ठंडा हो गया, इसके चारों तरफ ऑटोमेटिक है, बाहर भी ठंडा और अंदर भी ठंडा, तो घड़े का जल ठंडा। क्योंकि इससे जो इसके रंध्र से जो पानी रिसा, इस रिसे हुए पानी को भाप बनना है, भाप बनता भी है। तो भाप बनने के लिए उसको तापमान चाहिए, तापमान वो गर्मी चाहिए, वो दो जगह से लेता है। बाहर की गर्मी तो उसको मिल ही गई और अंदर की गर्मी को भी वो खींच लेता है। जो ही अंदर की गर्मी को खींच लिया, अंदर का जल ठंडा हो गया और इसके चारों तरफ इन्वायरमेंटल जो है, वातावरण जो है, ये भी ठंडा हो गया क्योंकि बाहर की गर्मी को भी तो वो खींच लिया, इसलिए घड़े का जल ठंडा होता है। दूसरा उदाहरण लीजिए, एसीटोन, पेट्रोल, इत्र, ये सारे अगर आपके हाथ पे आए और ये उड़ जाते हैं, आपके हथेली पे ठंडक महसूस होगी। इसका कारण क्या है? देखिए, एसीटोन, इसका उपयोग नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। नेल पॉलिश जो होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है श्रृंगार प्रसाधन के रूप में। तो एसीटोन जो है वाष्पित होता है। अब जो एसीटोन आप लगाए, एसीटोन मान लीजिए ये है, ये वाष्पित होगा, इसको गर्मी चाहिए, वातावरण की गर्मी तो इसको मिल ही रही है। उसके बाद क्या करता है, आपके हथेली, आपके नाखून से भी गर्मी खींचता है और ये वाष्पित होता है। नाखून या आपके हथेली से गर्मी जो ही खींचा, आपका हाथ ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। वही हाल पेट्रोल का है, वही हाल इत्र का भी है। पेट्रोल आप हाथ पे डालिए, उड़ेगा, आपका हाथ ठंडा महसूस होगा, क्योंकि जब उड़ेगा वो भाप बनेगा तो गर्मी कहां से लेगा? आपके हाथ से लेगा।
हाथ से गर्मी लेगा तो हाथ ठंडा होगा ही होगा। अब तीसरा उदाहरण देखिए, गर्मी में आप छत पर पानी डालते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो देखेंगे आप कि छत पे पानी डाल दिया जाता है कुछ देर पहले, सोने से पहले या ऐसे भी। वहां भी वही वाष्पीकरण की प्रक्रिया को दोहराना है। अब छत गर्म है, मान लीजिए ये छत है, इस तरह पानी डाल दिए, ये पानी वाष्पित होगा तो किससे गर्मी लेगा? आपके छत से पानी गर्मी लेगा और छत क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। सारी जगह वाष्पीकरण की क्रिया का एक खेल है। उसके बाद देखिए, सूती कपड़ा या सफेद हल्के रंग का कपड़ा आप गर्मी में क्यों पहना जाता है? देखिए दो बातें हैं। एक तो सफेद हल्के रंग का कपड़ा इसलिए पहना जाता है कि सफेद या हल्के रंग का कपड़ा सूर्य का जो प्रकाश है उसका परावर्तक है, वो कैच नहीं करता, वो अवशोषित नहीं करता है, उसकी उष्मा को वो लौटा देता है, उसके प्रकाश को लौटाने का काम करता है ज्यादा मात्रा में। दूसरा बात, सूती कपड़ा, अब देखिए अगर सूती कपड़ा है और वो व्हाइट है तो सोने पे सुहागा हो गया आपका, डबल काम। सूती कपड़ा पॉलिस्टर कपड़े की अपेक्षा जल को ज्यादा सोखता है। गर्मी में पसीना चला, सूती कपड़ा हम पहने हुए, पसीना को सोखा, यानी सूती कपड़े के पसीने सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। जो ही ज्यादा सोखा वो, यानी सूती कपड़ा में जल ज्यादा आ गया। अब घड़े की तरह देखिए आप, जल ज्यादा आ गया सूती कपड़ा में, अब उस जल को वाष्पीकृत होना है, तो चूंकि सूती कपड़ा ही पॉलिस्टर की अपेक्षा ज्यादा जल सोखता है तो इसलिए सूती कपड़ा ज्यादा लोग पहनते हैं। लेकिन वो व्हाइट हो तो और बेहतर है, क्योंकि उसमें बाहर से लेगा ही नहीं, बहुत कम लेगा, और अंदर जो जल सूती कपड़ा सोख लिया उसको वाष्पीकृत होना है। तो वाष्पीकृत होने के लिए उसको गर्मी चाहिए, तापमान चाहिए। तो कहां से लेगा गर्मी? आपके शरीर से लेगा। शरीर से गर्मी खींचा, शरीर ठंडा हो गया। इसलिए गर्मी में लोग सूती और व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा पसंद करते हैं। दोनों सोने पे सुहागा वाली बात, उसमें लिया भी नहीं और पानी को ज्यादा सोखा, उस पसीने को ज्यादा सोखा, और उस पसीने को जो है वाष्प बन के बाहर जाना है तो वो अंदर शरीर की गर्मी को लेके ही वाष्प बनेगा, शरीर ठंडा हो जाएगा। आगे देखिए, गर्मी में कूलर अधिक ठंडा क्यों देता है? इसका भी कारण है। गर्मी में वायुमंडल में आर्द्रता कम होती है, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा गर्मी के मौसम में पानी में, ये वातावरण में कम होता है। वर्षा के दिनों में आर्द्रता ज्यादा होती है, क्योंकि चिपचिपा सा मौसम रहता है, पानी ज्यादा होता है। अब यदि आर्द्रता कम होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा गर्मी के मौसम में, इसलिए गर्मी के मौसम में कूलर अधिक ठंडक प्रदान करता है, क्योंकि वातावरण में आर्द्रता का अभाव होता है, आर्द्रता कम होते हैं, इसलिए गर्मी में कूलर अधिक ठंडक पैदा करता है। देखिए ये F नंबर, कप प्लेट में चाय जल्दी ठंडा होता है। देखिए क्षेत्रफल के कारण आप यहाँ स्पष्ट उदाहरण, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है वाष्पीकरण का गुण। यदि क्षेत्रफल ज्यादा है तो वाष्पीकरण तीव्र होगा। मान लीजिए कि एक छोटा सा कप है आपके पास, इसमें चाय रखी हुई है, ये जल्दी ठंडा नहीं होगा, इसी को आप प्लेट में रख दीजिए, इसमें चाय जल्दी ठंडा हो जाएगा। देखिए इसका एरिया छोटा है, क्षेत्रफल कम है, वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी इससे, और यहां पे है एरिया बढ़ गया, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। ये और बढ़ा दीजिए आप, इस तरह के ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, क्षेत्रफल बढ़ गया तो वाष्पीकरण तेजी से होगा, इसलिए वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसीलिए देखते हैं आप, जैसे समुद्र में वाष्पीकरण क्रिया ज्यादा होती है, उसका बड़ा एरिया, उसका सतह एक बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, तो वाष्पीकरण क्रिया वहां तेज होती है। सारा टॉपिक लगभग हम लोग देख लिए, सारा मैटर इसके अंदर का आ गया। देखिए छोटा सा विसरण समझ ही गए आप। विसरण किस पर डिपेंड करता है? तापमान घनत्व पे, तापमान के समानुपाती होता है, घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व का मैटर समझ गए यहां से आप। उसके बाद वाष्पीकरण में क्वथनांक का भी समझ ही गए। अच्छा, क्वथनांक से एक मैटर और आता है, छोटा सा उससे भी चर्चा कर ही देते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर दर बढ़ने लगता है, वाष्पीकरण की क्रिया जो होती है क्वथनांक से कम तापमान पर होगी। या क्षेत्रफल तापमान वायु की गति के समानुपाती होता है और आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक मैटर वायु की गति का भी चर्चा कर ही लेते हैं हम लोग। देखिए वायु जब तेज होगी तो वाष्पीकरण तेज हो जाता है। क्यों? वायु जब तेज होगी, मान लीजिए कि आप ये यहाँ पे कपड़ा पसार दिए, कपड़ा डाल दिए, अब वायु की तेज गति है, इस से तेज गति इसको मिल रहा है, तो यहाँ पे जो भी जलवाष्प होगा इसको ये हटा देगा, यहाँ से आर्द्रता को कमा देगा। आर्द्रता जो ही कम हो जाएगी वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाएगी। आर्द्रता जो ही कम हो जाएगा, यहाँ जलवाष्प को तेजी से हटा देगा। तेज हवा है, जलवाष्प सीधे यहाँ आ जाएगा मान लीजिए, तो इस कपड़े के आसपास जलवाष्प का मात्रा घट गया तो वाष्पीकरण तेज हो जाएगा, क्योंकि हवा बहुत तेज है। जिसने जलवाष्प को हटा दिया यहाँ से, तो वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाएगी तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा।
क्षेत्रफल वाली बात भी देखते हैं आप, इसको भी लीजिए। आप कपड़ा जब भी डालते हैं आप तो क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, कपड़ा को फैला देते हैं ताकि कपड़ा जल्दी सूख जाए। ये नहीं कि कपड़ा समट के आराम से रस्सी पे डाल देते हैं, सूखेगा, कभी सूखेगा लेकिन 1-2 दिन के बाद। क्षेत्रफल को बढ़ाने के बाद कपड़ा जल्दी सूख जाता है। जितना सतह उसका फैलेगा वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाएगी और वह कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। क्वथनांक पे आते हैं, 1 मीटर चर्चा कर ही लेते हैं थोड़ा सा। आपने एक प्रश्न देखा होगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। उसका स्पष्ट कारण यह है कि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ा, क्वथनांक बढ़ गया, खाना जल्दी पकेगा। उसका दूसरा प्रश्न जस्ट इसका रिवर्स ये भी देखा जाता है कि ऊंचाई पर जाने के बाद दाल क्यों नहीं जल्दी पकता है। ऊंचाई पर जो ही जाइएगा वायुमंडलीय दाब घट जाएगा, जो ही दाब घटेगा क्वथनांक कम जाएगा, क्वथनांक जो ही घटेगा खाना जल्दी पकेगा ही नहीं। चलिए हम लोग सारे मैटर पर चर्चा कर लिए। एक बात ये भी है कि आप लोग शीर्षक देख के पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं, हम देख रहे हैं। शीर्षक मान लीजिए हमारा विसरण या टैग जो भी विसरण और वाष्पीकरण होगा, तो इसके अंदर सिर्फ विसरण और वाष्पीकरण की चर्चा हुई क्या? बहुत सारे चीज आपने यहाँ पढ़ा, बहुत सारे चीज पे यहाँ चर्चा डिस्कस हुई। इसलिए जब भी देखें आप वीडियो तो टैग पर मत जाए, मेरा वीडियो खास करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों का हम समावेश करते हैं। टॉपिक से थोड़ा इतर भी जाके समझा दिया जाता है, उससे रिलेट करके, इसलिए पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद।